नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 आज हम करेंगे, जो कि है नए राजा और उनके राज्य। साथियों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस प्रकार से कुछ नवीन राजवंशों का उदय हुआ, किस प्रकार से उन्होंने शासन किया, कौन-कौन से उनके शासन क्षेत्र रहे, किस प्रकार का उनका प्रशासन रहा। और साथ ही हम चोल राज्य पे थोड़ी-सी विस्तृत चर्चा करेंगे और बाकी जो राजवंश थे, उन पे थोड़ी हल्की-फुल्की नज़र रखते हुए बात करेंगे, ठीक है? तो इसमें हमारे बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे: नए राजवंशों का उदय, राज्यों में प्रशासन, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, धन के लिए युद्ध और चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। ये हमारे बिंदु रहेंगे आज के चैप्टर के लिए। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों हम एक इस मैप को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आगे जो शब्दावली आपके सामने आएगी, वह समझनी काफ़ी आसान हो जाएगी। आपको जो-जो क्षेत्र मैं कह रहा हूँ, उन क्षेत्रों पर थोड़ी-सी नज़र फेरनी है। देखिए, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं मान्यखेत, और मान्यखेत में यहाँ पे किस वंश का दिख रहा है आपको? राष्ट्रकूट। साथ ही यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, चाहमान और चोल। इन पे हम थोड़ी-सी विस्तृत बात करेंगे कि भाई कौन-कौन इनके संस्थापक थे, कौन से इनके क्षेत्र थे, क्योंकि ये 4 महत्वपूर्ण राजवंश थे जो उस दौर में हुए। साथ ही यहाँ पे पाल वंश भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ पे होगा आपके? सीधी-सी बात है, ये एरिया कौन-सा है? बंगाल। तो बंगाल में कौन-सा वंश है? पाल वंश। तो आइए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे हम 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राजवंशों के बारे में यह मैप है ना। इस मैप को आपको बहुत अच्छे से देखना, पूरा चैप्टर इसी मैप से आपको समझ में आने वाला है। चलिए, इसके प्रमुख राजवंशों की यदि हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं गुज्जर प्रतिहारों के बारे में। गुज्जर प्रतिहार। दोस्तों, गुज्जर प्रतिहारों को यदि आपने पढ़ा है, तो उसमें आपको वर्णन मिलता है हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण का, जो कि गुज्जर प्रतिहारों का संस्थापक था। और इनके आरंभिक क्षेत्र कौन-सा था? तो वह था मंडोर, जो कि जोधपुर में स्थित है। तो आइए गुज्जर प्रतिहारों पे हम बात करें। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? इनका आरंभिक क्षेत्र। आरंभिक क्षेत्र कौन-सा था? मंडोर। और वहां पे संस्थापक कौन थे? आदि पुरुष कौन माने जाते हैं इनके? तो हरिश्चंद्र। ठीक है। यह जातिगत ब्राह्मण थे। दोस्तों, मंडोर के बाद में इन भाई गुज्जर प्रतिहारों का अगला क्षेत्र रहा था भीनमाल। मंडोर से ये कहाँ चले गए थे? भीनमाल। भीनमाल से चले गए थे ये अवंती, और अवंती से इनका केंद्र बना कन्नौज। कौन सा? कन्नौज। ये देखिए, एनसीईआरटी में ये चीजें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक है, मैं एक बार हल्का फुल्का आपको जब परिचय दे ही रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो ही जानी चाहिए। ठीक है। ये क्षेत्र आपको गुज्जर प्रतिहारों का दिखाई दे रहा है। ये कन्नौज वाला या फिर अवंती वाला जो क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि पहले की बात की जाए, तो यहाँ पे इनका शासन था लगभग, आप मान के चलिए, यहाँ पे मंडोर जोधपुर में जो आता है वो यहाँ पे था। यहाँ से ये कहाँ पे गए? भीनमाल। भीनमाल से अवंती और कन्नौज की तरफ आ गए। अगली बात दोस्तों हम करते हैं राष्ट्रकूटों की। राष्ट्रकूट जो जो इस मैप में दे रखे हैं, उसमें हल्की सी नजर अपन फेर लेते हैं। राष्ट्रकूटों की यदि राजधानी की बात करें, तो ये हमने देख ली थी। कौन सी राजधानी थी इनकी? मान्यखेत। क्या राजधानी थी? मान्यखेत। जो आज का महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, वो वाला क्षेत्र है ना, महाराष्ट्र कर्नाटक। और मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी किसने बनाई थी? तो वो भी हम लिख सकते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष। चलिए, अगले बिंदु पे हम बात करें, तो वह होंगे अपने चोल। चोलों के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे आगे, लेकिन एक बार हम लिख लेते हैं हल्का फुल्का। चोलों के साथ क्या हुआ था कि संगम काल के दौरान हमने पढ़ा था चेर, चोल और पांड्य, उस दौर में इनका शासन था। लेकिन कालांतर में इनका अवसान हुआ, और ये कई शताब्दियों तक यह वंश अंधकार युग में जीता रहा। उसके बाद में वापस इन्होंने उत्थान किया, वह था 9वीं सदी में। ठीक है, संगम काल में ये पतन की ओर थे, फिर 9वीं सदी में विजयालय ने, क्या नाम है राजा का? विजयालय। विजयालय ने क्या किया था? तंजौर को इनकी राजधानी बना दिया था।
तंजौर को राजधानी बनाया और यहाँ से इसने शक्ति संग्रह किया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं चहमानों पे। चहमान, या फिर इनको हम सामान्य भाषा में कहते हैं चौहान। दोस्तों चौहानों के मूल क्षेत्र की बात करें तो वह था जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो आज का जो राजस्थान का बीकानेर, नागौर और जयपुर का कुछ क्षेत्र है वह जांगल प्रदेश के रूप में जाना जाता है, और मुख्यतः बीकानेर को ही जांगल माना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि 1.25 लाख गांव थे, या फिर कुछ 1.25 लाख ग्राम समूह थे, या कुछ ऐसी ऐसी बात थी, या फिर 1.25 लाख घर होंगे। इस वजह से इस क्षेत्र को सपाद लक्ष्य के रूप में जाना गया। तो चहमानों का जो मूल क्षेत्र था वह कहलाया सपाद लक्ष्य वाला क्षेत्र। ठीक है, और इनकी राजधानी बनी थी अहित छत्रपुर। ठीक है, जंगल प्रदेश कौन सा है, बीकानेर, नागौर और जयपुर का कुछ क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र को और किस नाम से जानते थे, ये सपाद लक्ष्य। ठीक है, राजधानी कौन सी बनी, राजधानी अहित छत्रपुर। और इनके संस्थापकों की बात करें तो इनके संस्थापक थे वासुदेव चौहान, है ना। संस्थापक कौन थे, वह थे अपने वासुदेव चौहान। और भी यदि जानकारी लिखनी हो तो यह गुज्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। गुज्जर प्रतिहारों के सामंत, हाँ ये मुझे पता, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं साइड में हो जाता हूँ। मतलब ये जो चहमान थे इनका क्षेत्र था अपने जांगल प्रदेश, और जांगल प्रदेश को और भी कहा जाता था सपाद लक्ष्य के नाम से। इनकी राजधानी थी अहित छत्रपुर। संस्थापक थे वासुदेव चौहान, जो कि गुज्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। तो हमने 4 मुख्य राजवंशों पे बात की है। पहले अपने गुज्जर प्रतिहार, जिनका मूल क्षेत्र था मंडोर। मंडोर में इनके संस्थापक गुज्जर प्रतिहारों के थे अपने हरिश्चंद्र। मंडोर से ये गए भीनमाल, भीनमाल से अवंती और अवंती से कन्नौज। राष्ट्रकूटों की हमने बात की, जो कि मान्यखेत इनकी राजधानी थी, और यह राजधानी बनाई थी अमोघ वर्ष के द्वारा। तत्पश्चात हमने देखा चोलों को, और चोलों की जो उत्थान काल था पहले का, वह था संगम युग के दौरान, यानी कि ईसवी के आसपास का काल, ईसवी से पहले का काल। लेकिन फिर कई शताब्दियों तक यह वंश अंधकार युग में जिया, और उसके बाद में विजयालय ने तंजौर को चोलों की राजधानी बनाया, और इसके बाद में इसमें राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम और ऐसे प्रतापी शासक इसमें हुए, जिस पे हम आगे बात करेंगे इसी चैप्टर में। और बाकी चौहानों के बारे में तो हमने देख ही लिया। ठीक है, यह मैप आपको बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखना। देखो पूर्वी चालुक्य वेंगी वाला क्षेत्र यहाँ पे है। साथ ही नदियों का भी ध्यान रखना, ये कावेरी नदी कहाँ पे है। ठीक है, कलिंग वाला क्षेत्र। साथ ही और कौन से क्षेत्र अपने काम आने वाले हैं। चलिए ठीक है, आगे एक और मैप आएगा, उसमें हम चोलों को जब समझेंगे तो उसमें और भी डिटेल में इस मैप को, दक्षिण भारत के मैप को समझेंगे। ठीक है, चलिए अगला बिंदु हमारा है नए राजवंशों का उदय। इस बिंदु में हम बात करेंगे कि नवीन राजवंशों का उदय क्यों हुआ, क्या रीजन थे कि नवीन राजवंशों का उदय हुआ, किस प्रकार से उदय हुआ, क्या प्रक्रिया रही उसके। तो हुआ क्या था दोस्तों, 7वीं शताब्दी आते आते जो भूमिपति वर्ग था, जो बड़े भूमिपति थे, उनके पास सत्ता आने लगी, वो शक्तिशाली होते रहे। और जब शक्तिशाली हुए तो जो मुख्य राजा था, केंद्रीय राजा, उसने इन्हें सामंतों के रूप में मान्यता दे दी। जब ये सामंत बन गए तो सामंतों के साथ साथ इनके कुछ और कार्य अस्तित्व में आए, जैसे ये राजा के यहाँ हाजिरी लगाने जाते थे, साथ ही उपहार लेके जाया करते थे, और सैन्य सहायता भी राजा को ये प्रदान करते थे। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपनी सेना का गठन भी मजबूती से कर लिया, और जब अधिक शक्तिशाली ये लोग हो गए तो इन्होंने अपने स्वामी से स्वतंत्रता की घोषणा कर ली। सबने नहीं, मतलब जो ज्यादा शक्तिशाली हुआ और राजा वहां कमजोर दिखा, तो इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, और इससे क्या हुआ, नवीन राजवंशों का उदय हुआ। उदाहरण के तौर पे हम लिखेंगे, जैसे राष्ट्रकूट शासक अपने दंती दुर्ग जो थे, उन्होंने चालुक्य कीर्ति वर्मा को परास्त करके, और मतलब उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दी थी। ठीक है, और उन्हें हरा के फिर बाद में हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था। अभी हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्या होता है, तो यह एक यज्ञ टाइप का अनुष्ठान होता है जो ब्राह्मण करवाते हैं, और यह अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि जो नॉन क्षत्रिय है, यानी कि जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, तो ब्राह्मणों ने एक तरीका निकाला, जो शक्तिशाली बन गया, ब्राह्मण को भी
यह मजबूरी है कि उसको जो है मान्यता देनी है, तो मान्यता कैसे दे? तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करवा लो। यदि आप क्षत्रिय के रूप में जन्म नहीं भी पाए हो, तो हम आपको शुद्धिकरण करके क्षत्रिय वर्ण में लेके आ जाएंगे। तो यह कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया थी जिसमें नॉन क्षत्रिय बैकग्राउंड के व्यक्ति को क्षत्रियत्व की प्राप्ति करवा दी जाती थी ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, तो हम बस इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे, क्योंकि और यदि अदर एग्जाम्पल आपको देखने हैं तो एक तो कदम्ब वंश में और एक हमने पीछे ही देखा था अपने गुर्जर प्रतिहारों में। इनके जो संस्थापक थे वह ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों ने जब शस्त्र ग्रहण किया तो वह क्षत्रिय बन गए। ठीक है, चलिए इस बिंदु पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि सातवीं शताब्दी आते आते बड़े भूमिपति या फिर बड़े भूस्वामी, तो ये बड़े भूस्वामी पहले क्या थे, सरदार के रूप में थे या इस टाइप का कुछ इनका रोल था। इसके बाद में इन्हें सामंत रूप में मान्यता मिल गई। क्या बन गए ये? सामंत। सामंत बने तो इनके कुछ नवीन कार्य अस्तित्व में आए। ये नवीन कार्य कौन से थे? हमने बात की थी अभी, यह राजाओं के यहाँ हाजिरी लगाते थे। नवीन कार्य क्या थे? राजाओं के हाजिरी। और दूसरा कार्य क्या था इनका? उपहार लेके जाते थे। किसके लिए? राजाओं के लिए। और साथ ही है सैन्य सहायता भी उपलब्ध करवाते थे, सैन्य सहायता। ठीक है, ये कुछ कार्य सामंतों के अस्तित्व में आए। और जब ये सामंत अधिक शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली होने पे क्या करते थे ये? स्वतंत्रता की घोषणा। स्वतंत्रता की घोषणा। ठीक है, तो यह जो एक प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया से नवीन राजवंशों का उदय हुआ। अब नवीन राजवंशों का उदय किस प्रकार से हुआ, कौन सा हुआ, तो यह यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम राष्ट्रकूटों का। ठीक है, एग्जाम्पल यदि हम लें, एग्जाम्पल किनका है? राष्ट्रकूट। दोस्तों राष्ट्रकूटों के एक शासक हुए दंती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। ये दंती दुर्ग किसके सामंत हुआ करते थे? तो यह सामंत थे अपने चालुक्यों के सामंत। चालुक्यों के सामंत। किया क्या इन्होंने? तो इन्होंने कीर्ति वर्मा, जो कि चालुक्य था, चालुक्यों का एक शासक था, कीर्ति वर्मा। इस कीर्ति वर्मा को इसने परास्त किया और जो है स्वयं की स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। कीर्ति वर्मा को परास्त किया किसने? राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने, और स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। स्वतंत्र सत्ता, तो स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, लेकिन इस दंती दुर्ग के पास क्या था? दंती दुर्ग खुद क्षत्रिय बैकग्राउंड का नहीं था। ऐसे में उसने क्या किया? हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किया। दंती दुर्ग ने क्या किया? हिरण्य गर्भ अनुष्ठान। अब ये हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्या है? इस पे हम लिखेंगे कि यह ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाता था। ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाता था। और होता क्या था इससे? क्षत्रियत्व की प्राप्ति। बाकी जो डिटेल में बात थी वो हमने समझ ली थी कि जो नॉन क्षत्रिय बैकग्राउंड का था उसने शक्ति और सत्ता स्थापित कर ली, तो वह अपनी इज्जत रखने के लिए, अपने जो है मान सम्मान बढ़वाने के लिए इस प्रकार के अनुष्ठान कर लिया करते थे। और ये अनुष्ठान करने वाले कौन थे? तो ये थे अपने ब्राह्मण। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यदि और एग्जाम्पल हमें देखने हो जो नॉन क्षत्रिय थे और बाद में उन्होंने शस्त्र उठाए और अपनी सत्ता स्थापित की, तो उसमें हम देख सकते हैं अपने ब्राह्मण वंशी कदम्ब कदम के कौन थे? अपने मयूर शर्मन, मतलब कदम वंश था इनका।
मयूर शर्मन, इन्होंने कदम्ब वंश की स्थापना की थी। और ये कदम कहाँ पे शासित थे, तो ये भी हम लिख लेते हैं, कर्नाटक में शासित थे ये ना। मयूर शर्मन तथा गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार, इनका मूल क्षेत्र कौन सा था, राजस्थान। ये हमने आगे बात कर ली थी, मंडोर था वैसे इनका जो मूल स्थान था वह। गुज्जर प्रतिहार में किसकी बात हमने की थी, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ने राज्य स्थापित किए। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे, इसमें हमने क्या समझा कि नवीन राजवंशों का उदय किस प्रकार से होता था। यदि इस पूरी जो पीपीटी को अपन समराइज करें तो यही है कि 7वीं शताब्दी आते आते नवीन भूस्वामियों का उदय हुआ। उदय तो पहले हो चुका था लेकिन वो अपने चरमोत्कर्ष काल पे थे। तो जब इतनी शक्तिशाली सत्ता स्थापित हुई अनेक क्षेत्रों में, तो जो मूल राजा थे, जो केंद्रीय राजा थे, उन्होंने इन्हें सामंत रूप में मान्यता दे दी। और सामंत रूप में मान्यता दी तो इनके कुछ और कार्य दे दिए गए कि भाई आप राजा के यहाँ आगे हाजिरी लगाओगे, उपहार लाओगे, सैन्य सहायता दोगे युद्ध के दौरान। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में भी आपसी होड़ बढ़ी और ये अधिक शक्तिशाली हुए। जब शक्तिशाली हुए तो इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा शुरू कर दी। फिर हमने देखा कि ये स्वतंत्रता की घोषणा किस प्रकार से करते थे, तो इसके एक एग्जाम्पल में हमने राष्ट्रकूटों की बात कर ली। इसकी बात की हमने राष्ट्रकूटों, राष्ट्रकूटों में पहले हमने देखा कि दंती दुर्ग जो कि चालुक्यों का सामंत हुआ करता था, इसने अपने स्वामी कीर्ति वर्मा को परास्त किया। देखो पूरी बात बहुत अलग है इसमें, पहले स्वामी कोई और था, फिर बाद में और होते होते फिर बाद में संघर्ष का दौर आया, लेकिन हम बहुत ही शॉर्ट में जब चीजों को देखेंगे तो इसी प्रकार से कहना होगा, है ना। तो इसने अपने स्वामी कीर्ति वर्मा को परास्त किया और अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। अब फिर बाद में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना तो कर ली, लेकिन अपनी सत्ता को वैधता प्रदान करने के लिए क्या करवाना पड़ा इसे, हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान करवाना पड़ा। यह अनुष्ठान ब्राह्मण किया करते थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान क्षत्रियत्व प्राप्ति के लिए किया जाता था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राजसूय यज्ञ क्यों करते थे, हिरण्यगर्भ यज्ञ क्यों करते थे, अश्वमेध क्यों करते थे। तो ये सारे जब यज्ञ आपके जैसे जैसे आ रहे हैं, जैसे हमने छठी क्लास में राजसूय भी पढ़ लिया था, अश्वमेध भी पढ़ लिया था, अब आपने हिरण्यगर्भ भी पढ़ लिया है, तो सारा जब समराइज करके एक ही आपके सामने क्वेश्चन में ऐसी चीजें आ जाती है तो बहुत आसानी से आप प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ ब्राह्मण वंशी राजवंशों की बात की थी, तो कदम्बों की बात की। कदम्बों में मयूर शर्मन ने स्थापना की कदम्ब वंश की, और गुज्जर प्रतिहारों में हरिश्चंद्र ने राजस्थान में गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी मंडोर में। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पे एक चित्र है, यह चित्र भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आप देखें तो इंपॉर्टेंट है। यह चित्र कहाँ से लिया हुआ है, तो ये दोस्तों चित्र है अपने एलोरा गुफा का, है ना, एलोरा गुफा। अब आप कहेंगे ठीक है, एलोरा गुफा, एलोरा गुफा दोस्तों कोई एक गुफा नहीं है, एलोरा बहुत सारी गुफाओं का एक समूह है जिसमें 30 के आसपास गुफाएं हैं। उसमें से जो 15 नंबर की गुफा है, ये चित्र कहाँ का है, 15 नंबर गुफा का। ठीक है, 15। अब इस चित्र में सिग्निफिकेंस नहीं, हाँ इस चित्र का अपना महत्व क्या है, तो वह चित्र है अपने राष्ट्रकूट युग का। पहले हम क्या लिखेंगे, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा जो इस चित्र का बारे में क्वेश्चन आता है वह यह है कि यह विष्णु के नरसिंह अवतार का है, विष्णु के नरसिंह अवतार का। ठीक है, चलिए मैं साइड में हो जाता हूँ, नहीं दिख रहा है तो। एलोरा गुफा, गुफा नंबर 15 राष्ट्रकूट वंश से संबंधित, और विष्णु के नरसिंह अवतार की बात इसमें की गई है। ठीक है, मतलब बात क्या की गई है, चित्र ही पूरा का पूरा विष्णु के नरसिंह अवतार का ही है। ठीक है, चलिए अगला हमारा बिंदु है राज्यों में प्रशासन। ठीक है, कि जो राज्य थे उनके एक सामान्य प्रशासन की बात हम करेंगे। छोटी मोटी बात है कि भाई किस प्रकार से प्रशासन का संचालन किया जाता था, किस प्रकार का टैक्सेशन था, और कौन कौन से वर्ग जो है टैक्स वसूल किया करते थे। तो दोस्तों होता क्या था कि जब राजा बने तो उन राजाओं ने अतिशयोक्तिपूर्ण उपाधियां भी बहुत सारी ग्रहण की। इतने सारे राजा थे आसपास के क्षेत्रों में, तो कहा कि ठीक है मैं महाराजाधिराज, तो उसने कहा नहीं मैं त्रिभुवनापति, मैं तीनों भुवनों में मेरा ही राज्य है। ऐसी उपाधियां उन्होंने जरूर ग्रहण कर ली थी, लेकिन इन उपाधियों का बहुत ज्यादा चरितार्थ में ऐसी चीजें नहीं थी। होता क्या था कि इनको भी अपनी सत्ता संचालन करने के लिए जो सामंत वर्ग था उनका सहारा लेना पड़ता था। उनको भी बहुत सारे अधिकार इन्होंने प्रदान किए, और इस इन वर्गों में जो सामंत भी थे, ब्राह्मण भी थे, व्यापारी भी थे, इन सब ने मिलकर जो है सत्ता का भोग किया।
जब सत्ता में ये लोग थे तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा वसूलने के लिए इन्होंने किसानों पर और व्यापारियों पर टैक्सेशन लगाया और उस टैक्स से जो पैसा आया उससे संसाधन इकट्ठे किए और उन संसाधनों का उपयोग ये क्या करते थे, महलों का निर्माण हो गया, दुर्गों का निर्माण हो गया, अपने मंदिरों का निर्माण हो गया, साथ ही जो युद्ध आदि हुआ करते थे उसमें इन संसाधनों का उपयोग कर लिया जाता था। चलिए इस बारे में हम लिख लेते हैं, बाद में हम ये पैराग्राफ भी देखेंगे जिसमें 400 करों की बात की गई है, इसको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे कई राजाओं ने कई राजाओं ने महाराजाधिराज व त्रिभुवन चक्रवर्तिन जैसी उपाधियां ली। अब ये उपाधियों का मतलब क्या हो जाता है? देखो, महाराजाधिराज का मतलब होता है जो महाराजा है उनका भी यह अधिराज है, इस प्रकार का, यानी कि बड़े बड़े राजा भी इसके अधीन है। और दूसरा जो त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि तीनों भुवनों में जो तीनों लोक माने जाते हैं उसमें इसी का राज्य है। इस प्रकार की उपाधियां जरूर इन्होंने ग्रहण की, लेकिन हकीकत में जो है सबके साथ ऐसा नहीं था कि उनका अपना बहुत ही मतलब केंद्रीय शक्तिशाली इनका राज्य था। कुछ राजाओं के सामंत भी बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, ऐसे में उन्हें अपने साम्राज्य अपनी सत्ता का विभाजन करना पड़ता था, उनको अपने जो है अधिकार या फिर जो है शक्तियां अधिक प्रदान करनी पड़ती थी। लेकिन उन्हें उन्हें किसको, राजाओं को है ना, उन्हें अपने सामंतों, भूमिपतियों, ब्राह्मणों, व्यापारियों के साथ सत्ता साझा करनी होती थी, सत्ता साझा करनी होती थी। ठीक है, मतलब यदि बहुत शक्तिशाली होगा तो अपना केंद्रीय सत्ता स्थापित रखेगा, लेकिन यदि अयोग्य होगा तो उसको इन सब के साथ सत्ता साझा करनी होती थी। और ज्यादा शक्तिशाली हो तो भी प्रशासन चलाने के लिए इन सब का सहारा तो लेना होता ही होता था। टैक्सेशन किससे होता था? किसान, पशुपालक, कारीगर, व्यापारी आदि से कर वसूला जाता था। ठीक है, ये लोग टैक्स दिया करते थे। अब इस टैक्स से क्या होता था, इनके पास संसाधन होते थे। भाई पैसा आएगा तो संसाधन इकट्ठा करेंगे, और इन संसाधनों का उपयोग क्या किए करते थे? ये संसाधन दुर्ग, मंदिर, मंदिर निर्माण व युद्धों में प्रयोग। ठीक है, ये जो संसाधन इकट्ठा होते थे जनरली इन कार्यों में इनका संसाधन खप जाता था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एक अभिलेख से, और इस अभिलेख में जैसे वर्णित है कि जो चोल वंश के अभिलेख है उनमें वर्णन मिलता है कि 400 से ज्यादा प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। ऐसी बात नहीं है कि एक ही जगह से 400 प्रकार के कर, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कर है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हो। मतलब यहाँ पे कर सूचक शब्दों की बात की जा रही है जो 400 से ज्यादा मिले हैं चोल अभिलेखों से। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सूचक शब्द यानी कि करों के बारे में बताने वाले शब्द। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है,
इसको आप स्टार मार्क कर लेना। वेठी जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व। ठीक है, दो वर्ड आए हैं आपके सामने। वेठी, वेठी यानी क्या था, जबरन श्रम, और कदमाई का अर्थ था भू राजस्व, यानी कि भूमि पर जो उत्पादन हो रहा है उसका कुछ हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल किया जाना, यह क्या कहलाता है, भू राजस्व। अगला है मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। मतलब इस प्रकार के कर थे, जैसे खजूर के पेड़ पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी लगा के चढ़ रहे हो तो सीढ़ी का कर लगेगा। और इस प्रकार के जितने भी, जैसे पारिवारिक संपत्ति में उत्तराधिकारी का हिस्सा, मतलब उत्तराधिकार हासिल करना है, तो उसके लिए भी टैक्स लगता था। इस टाइप की चीजें उस दौर में हुआ करती थी। चलिए, अगला बिंदु हमारा रहेगा प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। इसमें हम बात करेंगे कि प्रशस्तियां, प्रशस्तियां क्या होती है, ये तो हमने पहले बात कर ली थी, या तो पहले चैप्टर में या फिर हमने सिक्स्थ में शायद गुप्त वंश के टाइम में बात कर ली थी कि प्रशस्तियां क्या होती है। एक बार वापस से मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो प्रशस्तियां होती है किसी राजा की प्रशंसा में लिखी गई स्तुति, क्या कहलाती है, प्रशस्ति। ठीक है। और दूसरा बिंदु इस हमारा रहेगा यहाँ पे भूमि अनुदान। इन दो बिंदुओं पे हम बात करेंगे। प्रशस्तियां दोस्तों अधिकांशतः ब्राह्मणों के द्वारा रचित होती थी, क्योंकि पढ़े लिखे वही थे, जो पढ़े लिखे होंगे वही इस प्रकार की रचना करेंगे। तो इन प्रशस्तियों में राजा के बारे में प्रशंसा पूर्वक वर्णन होता है। तो यह भी माना जाता है कि जो राजा के संरक्षित लोग होते थे वही प्रशस्तियां लिखा करते थे। और प्रशस्तियों से जो मूलतः जानकारी प्राप्त होती है, जरूरी नहीं है कि वह सारी की सारी सच हो या सारी की सारी गलत हो, लेकिन एक बात जो हमें पता चलती है कि राजा अपने आप को किस प्रकार का दर्शाना चाहते थे, यह हमें प्रशस्तियों से पता चल जाता है। क्योंकि राजा के बारे में ब्राह्मण या फिर जो भी विद्वान लिखेगा वह उसी प्रकार का लिखेगा जिस प्रकार का राजा को पसंद हो। तो राजा के शूरवीरता का वर्णन हो रहा है, दानी होने का वर्णन मिल रहा है, तो यह सारी चीजें बताती है कि उस वक्त के राजा अपने आप को किस प्रकार का दर्शाना चाहते थे। यह जब आप प्रशस्ति पढ़ते हो तब आपको अनुमान लग जाता है। ठीक है। चलिए, प्रशस्तियों के बारे में हम पहले लिख लेते हैं। प्रशस्तियां क्या थी, सामान्यतः, सामान्यतः ब्राह्मणों द्वारा रचित। दूसरा बिंदु यदि हम लिखें इसमें, इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि राजा स्वयं को किस रूप में दर्शाना चाहते थे, इस बात का आभास। ठीक है, किस प्रकार से होता है ये आभास, ये हमने देख लिया था, पहले ही बात कर ली थी। ठीक है। बाकी प्रशस्तियों में इतनी बात है। प्रशस्तियों पे हम जो पूर्वगामी पहले के जो चैप्टर थे उनमें हमने बहुत अच्छे से बात कर ली थी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बात प्रशस्तियों की नहीं होगी। एक प्रशस्ति का उदाहरण हम नागभट्ट की देख लेंगे, वो आगे देखेंगे, पहले हम भूमि अनुदानों पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रशस्तियों को रचना करने वाले, प्रशस्तियों की रचना करने वाले कौन थे, ब्राह्मण। वैसे ही भूमि अनुदान प्राप्त करने वालों में भी अधिकांशतः ब्राह्मण ही हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि और किसी को भूमि अनुदान नहीं मिलता था, लेकिन अधिकांशतः ब्राह्मणों को ही मिलता था। और किस किस को, वो हम ट्वेल्थ में बात करेंगे, जब ट्वेल्थ की जो बुक है उसमें पार्ट बी पढ़ेंगे ना, उसमें हम बात करेंगे इस संबंध में और भी। वो थोड़ा एडवांस में हिस्ट्री पढ़ाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ समझने की कोशिश करनी है कि प्रशस्तियां क्या होती है, भूमि अनुदान क्या होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं, राजवंशों का उदय किस प्रकार से होता है। यहाँ पे तथ्यात्मक जानकारी मिनिमम है। जैसे वेठी था तो वेठी इंपॉर्टेंट था, वो हमने आप देख लिया था पहले पिछले में। ठीक है। चलिए, भूमि अनुदानों पे बात करते हैं। अधिकांशतः ब्राह्मणों को, दूसरी बात इसमें क्या लिखेंगे, इनको ताम्रपत्र दिया जाता था। ठीक है, ताम्रपत्र दिया जाता था। ताम्रपत्र पे लिखा होता था कि यह भूमि इस व्यक्ति को दी गई है, साथ ही इस पे, यहाँ पे यदि आप ढंग से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये
ये ताम्रपत्र है, वैसे ये वाले, ये ताम्रपत्र है। और यहाँ पे यदि आपको गोलाकार में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? एक सेकंड, हाँ, जैसे ये है। अब ये क्या चीज है? ये ताम्रपत्र है, और इसमें यहाँ पे जो आपको गोलाकार आकृति दिख रही है, यह एक सील है, जो कि यहाँ पे ठप्पा मार के दे दी गई है कि हाँ भाई, इस ताम्रपत्र को हमने इस व्यक्ति को दिया हो, और यह राजकीय आदेश है कि यह भूमि इसको दे दी जाए। इस प्रकार का इन्हें अभिलेखित करके ताम्रपत्र दे दिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा तीसरे बिंदु पे हम यदि इसमें बात करें, तो वह रहेगा 12वीं सदी में। जैसे इसमें हमने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे ही बात की है, मोटा मोटी प्रशस्तियों से भी राजाओं के बारे में पता चलता है। भूमि अनुदान जो लिखा गया, उसमें भी राजा के बारे में पता चलता है। तीसरी एक जानकारी का स्रोत यदि हम देखें, तो आपने कल्हण का नाम जरूर सुना होगा। कल्हण ने एक पुस्तक लिखी थी, राजतरंगिणी। इस बुक में दोस्तों उन्होंने जो कश्मीर के शासक थे, उनके बारे में पूरा विवरण दिया है कि कश्मीर पे किन किन वंशों का शासन रहा, कौन कौन से राजा शासित, ये कौन कौन से राजाओं ने शासन किया अपने कश्मीर पर। यह कल्हण ने लिखा था राजतरंगिणी के अंदर। यह अपने आप में आलोचनात्मक वर्णन भी था। इसमें इसने राजा की अच्छाई बुराई दोनों चीजों का वर्णन किया। साथ ही इन्होंने जो क्रमगत वर्णन भी किया। आज हम जिसे इतिहास कहते हैं ना, इतिहास के लिए कुछ जो इतिहास को परिभाषित किया गया आधुनिक युग में, उस परिभाषा के अनुसार यह प्रथम हमारे सामने ऐतिहासिक साक्ष्य हमें उपलब्ध होता है राजतरंगिणी के रूप में। ठीक है, यह बात हम लिख लेते हैं कि 12वीं सदी में कल्हण ने राजतरंगिणी राजतरंगिणी ग्रंथ का नाम है ना, राजतरंगिणी ग्रंथ लिखा। देखिए, इसमें किसका विवरण है? कश्मीर का इतिहास। और दूसरी बात जो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है, वह है यहाँ पर आलोचनात्मक इतिहास। और यह आलोचनात्मक लेखन ही इस ग्रंथ को अपने आप में विशिष्ट दर्जा प्रदान करता है। बाकी जो इतिहासकार हुए इस दौर में, उन्होंने या तो राजा की प्रशंसा की, या फिर एक जो है ऐतिहासिक विवरण हमें प्राप्त नहीं हो पाता, या फिर लिमिटेड वर्णन मिला इस प्रकार का। राजतरंगिणी अपने आप में संपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं नागभट्ट की उपलब्धियों पे। यह प्रशस्तियों के अंदर लिखी हुई है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, पिछले साल मतलब सिक्स्थ क्लास एनसीईआरटी। तो सिक्स्थ क्लास एनसीईआरटी हमारे पास एक अलग से प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, 12 वीडियो लेक्चर है उसमें, लगभग 10-12 घंटे का कंटेंट है। यदि आप बैठ के देखेंगे तो 2 दिन का मामला है, आराम से देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए। संस्कृत में लिखी गई, ग्वालियर मध्य प्रदेश से पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। यानी यहाँ पे नागभट्ट की ग्वालियर प्रशस्ति की बात की जा रही है। इसमें जो वर्णन है वह कुछ इस प्रकार है। आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उसके आगे सभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। ऐसा किसमें लिखा हुआ है? ग्वालियर की प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि भाई जो आंध्र, विदर्भ, कलिंग, ये सब राजा थे, यह तभी नागभट्ट के सामने धराशायी हो गए थे जब यह नागभट्ट राजकुमार हुआ करता था। उन्होंने कन्नौज के चक्रा युद्ध को भी विजित किया, यानी चक्रा युद्ध को विजित करके और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। ऐसा भी ग्वालियर प्रशस्ति से हमें पता चलता है। आगे लिखा हुआ इस प्रशस्ति में, उन्होंने वंग, वंग यानी बंगाल, अनर्त यानी गुजरात, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, और किरात, किरात यानी वनवासी क्षेत्र, और तुरुष्क, तुरुष्क यानी तुर्क, तुर्क अटैक भी उस वक्त होने लग गए थे, वत्स और मत्स्य राजाओं को पराजित किया। मतलब इसमें इनकी विजय के बारे में वर्णन है एकदम अच्छे से कि भाई हाँ ठीक है, राजकुमार था तब इनको हरा दिया, राजा बना तो इनको हरा दिया। इस प्रकार के विवरण हमें प्रशस्तियों से प्राप्त होते हैं। और ग्वालियर प्रशस्ति किससे संबंधित है, ये यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाएगा। किससे संबंधित है? नागभट्ट प्रथम से। चलिए आगे हम बात करते हैं कि भूमि के साथ साथ और क्या दिया जाता था। जैसे हमने पिछली बार भूमि अनुदान पे जो पिछली पीपीटी में हमने बात की थी, सिर्फ भूमि अनुदान तो था नहीं, भूमि अनुदान के साथ और भी कुछ चीजें दी जाती होगी। और भूमि अनुदान का जो पत्र हुआ करता था, उसमें क्या क्या लिखा होता था,
यह हम इसकी झलक एक इस अंश के अंदर देखते हैं। यह चोलों द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है, ठीक है। अब इस अंश में क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं इसको। हमने मिट्टी की मेड़ें बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। यानी कि भूमि जो दी जाती थी उसको पहले या तो फिर मिट्टी की मेड़ बना देते हैं, जिसे आज धोरा कहते हैं अपन, और या फिर कांटेदार झाड़ियां लगा देते थे जिससे मेड़ बन जाती थी। इस भूमि पर ये चीजें हैं, उन चीजों का विवरण भी है कि फलदार वृक्ष है, पानी है, बगीचे और फलोद्यान है, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज हौज यानी जो हौद होते हैं पानी के लिए, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, ये सारी चीजें इस भूमि के अंतर्गत आई है। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है, वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है, पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर भी वसूल सकता है। वह पकी हुई ईंटों के ऊपर के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो, तटबंधों का निर्माण किया जाए। यानी कि कुछ हिदायतों के साथ उन्हें भूमि पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता था। साथ ही उस भूमि पर रहने वाले जो निवासी थे, उनसे टैक्स वसूली का भी अधिकार प्राप्त हो जाता था। साथ ही यह हिदायत दी जाती थी कि पानी बर्बाद नहीं हो, तटबंधों का निर्माण किया जाए। साथ ही जो न्यायाधिकारी, पहले क्या होता था कि जब मान लो किसी कोई केस हो गया और जब न्यायालय में सुनवाई होती थी तो अर्थदंड लगा के छोड़ दिया जाता था कुछ मामलों में, कि भाई इतना पैसा भर दे तू, मान लो जो आपका अपराध है उस पे आपको 100 रुपए की सजा है। अब जो 100 रुपए का दंड लगा है, वह 100 रुपए न्यायालय में जमा नहीं करवाना, वह रुपए कौन ले लेगा, अपने इस भूमि का स्वामी, यानी यह भूमि जिसको अनुदान में दी गई है वह व्यक्ति यह टैक्स वसूल कर लेगा। साथ ही इसको कुछ विकास कार्य भी करवाने पड़ते थे। ये तो अपने देख लिया कि छोटे बड़े कुएं खुदवा सकता था, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता था, सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता था। मतलब ये सारे इसको हिदायतें थी कि ये चीजें आप कर सकते हो, बस पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। चलिए अगला बिंदु पे हम बात करते हैं। अगला बिंदु है धन के लिए युद्ध। ये बिंदु प्रॉपर जो मार्क्सिस्ट मानसिकता होती है ना, वह आपको समझाती है कि किस प्रकार से चीजों को, एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करके दूसरा उदाहरण उसके साथ में लगा देंगे, ताकि आप उन दोनों चीजों में समानता देखते हुए जो है उसका नॉर्मलाइज कर दो कि हाँ, जैसा यहाँ पे हुआ था वैसा ही यहाँ पे हुआ। इस बिंदु में हम क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी लिखता है आपके लिए कि भाई शासक एक दूसरे के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना चाहते थे, और ऐसा नियंत्रण रखने के लिए इन्होंने आपस में कई प्रकार के संघर्ष किए। इन संघर्षों में एक उदाहरण आपको मिलता है कि भाई कन्नौज नामक एक जगह है मध्य भारत में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उस कन्नौज वाले क्षेत्र पर अधिकार के लिए तीन वंशों ने आपसी संघर्ष किया। ठीक है, अब उन तीन वंशों के बारे में, एक तो गुज्जर प्रतिहार हो गए अपने, और राष्ट्रकूट हो गए, और पाल हो गए। इन तीनों ने संघर्ष किया। यह त्रिपक्षीय संघर्ष था। किस प्रकार से इनकी लड़ाइयां हुई, इनका उद्देश्य क्या था? कन्नौज पर अधिकार। कन्नौज पर अधिकार क्यों करना चाहते थे? क्योंकि कन्नौज अपने आप में व्यापारिक मार्गों पर स्थित था और अपने आप में वैभवशाली नगर था कन्नौज। तो एनसीईआरटी आगे लिखती है कि जिस प्रकार से इन्होंने, मतलब पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने जो कन्नौज के लिए लड़ाइयां लड़ी, वैसी ही कुछ लड़ाई महमूद गजनी ने भी लड़ने की कोशिश की। महमूद गजनी को पता चला कि भारत के मंदिर बहुत ही जो है उन्नत और अपने धन वैभव से युक्त है, तो उसने अटैक किया और सोमनाथ के मंदिर के साथ ही बहुत सारे और भी मंदिर उसने लूट लिए धन के लिए। ठीक है, यहाँ पे बात सिर्फ धन की जा रही है, और ये 7th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं कि सिर्फ धन के लिए ही तो आया था। हकीकत क्या थी? क्या वो सिर्फ धन के लिए आया? सिर्फ धन के लिए ही आना था तो फिर वो मूर्तियों को तोड़ता क्यों? तो वो मूर्तियों को ले जाके, चलो तोड़ा तो तोड़ा कि भाई ठीक है, धन लूट रहे थे, सैनिकों ने तोड़ दिया होगा। नफरत का आलम यह था कि यहाँ की जो मूर्तियां थी उसको तोड़ के कसाई खाने के कसाईयों को दे दी गई, कि वह कसाई जो है मांस को तौल सके उन मूर्तियों की बाट बना के। साथ ही गजनी में जो उसने राजधानी नगर बनाया, बसाया था महमूद गजनी ने, उसकी सीढ़ियों में इन पत्थरों का उपयोग किया गया जिससे कि मूर्ति बनी थी। मतलब इसमें मैं यह जो है जस्टिफाई नहीं कर रहा ये चीजें कि भाई ठीक है, मूर्ति पूजा होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, वह सब अलग बात हो जाती है। लेकिन जो
आक्रांता थे, उनकी गलतियों को छुपाने की कोशिश इतिहास में नहीं होनी चाहिए। यह बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी जो एनसीईआरटी में लिखा है वो हमें तो पढ़ना ही है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सत्य पता आपको भी होना चाहिए। अर्ध सत्य बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इस विषय को पढ़ लेते हैं, धन के लिए युद्ध। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे शासक शासक एक दूसरे के क्षेत्रों पर नियंत्रण का प्रयास करते थे। इस प्रयास का एग्जाम्पल हम देखेंगे। एक जगह है गंगा घाटी में, गंगा घाटी में एक क्षेत्र है कन्नौज। ठीक है, मैंने शायद पहले इसको एमपी कह दिया था, एमपी नहीं है, आपके यूपी में स्थित है कन्नौज। तो इस कन्नौज पर अधिकार के लिए तीन वंशों ने अटैक किए और लगातार यह अटैक हुए। 200 वर्षों तक यह आपसी संघर्ष चलता रहा। यह तीन वंश कौन कौन से हैं, ये हम लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहला वंश है अपने गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। दूसरा है अपने राष्ट्रकूट, और तीसरा है बंगाल वाले अपने पाल वंश। ठीक है, इन तीनों वंशों के मध्य जो संघर्ष हुआ वह कहलाया इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष। यह त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार के संघर्ष चलते रहा करते थे। इसी की पृष्ठभूमि में एनसीईआरटी हमें बताती है कि अफगानिस्तान का एक शासक हुआ, अफगानिस्तान में भी गजनी का, नाम है उसका महमूद गजनी। महमूद गजनी, महमूद गजनी ने महमूद गजनी का यदि शासनकाल यदि आप देखें तो 997 से 1030 ईस्वी का हमारे सामने आता है। ठीक है, इस दौरान उसने लगभग हर साल भारत पर अटैक किए थे, हर साल वह अटैक करता रहा, और इसके टारगेट होते थे मंदिर। ठीक है, महमूद गजनी ने अटैक किए, उसका निशाना थे, उसका निशाना क्या थे, मंदिर। और मंदिर में भी विशेषता बात करें तो गुजरात का सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर पर उसने अटैक किए थे बहुत सारे। तो यहां से उसे क्या प्राप्त हुआ, धन प्राप्त किया, और इस धन से उसने क्या किया, वैभवशाली राजधानी का निर्माण। बाकी यदि आप अल-बरूनी का वर्णन पढ़ेंगे तो आपकी मतलब आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि ये इन अटैक में किस प्रकार से उन्होंने सांप्रदायिक भावना से यह अटैक किए थे। लेकिन यहाँ पे इसको धन की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, तो वह भी हम पढ़ लेते हैं कभी और सही, जब हम विस्तृत चर्चा करेंगे तब इस बारे में मैं और लंबी बातचीत करूंगा। साथ ही इसने भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में लिखने के लिए ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लिखने के लिए अल बरूनी को लाया। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में लिखने के लिए अल बरूनी को लाया। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो इसका ग्रंथ है अपने किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इससे हमें तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और तत्कालीन महमूद गजनी के अटैक्स के बारे में जानकारी भी किताब उल हिंद से हमें प्राप्त होती है। यदि इस किताब के कुछ पॉट यहाँ पे लिख दिए जाए ना, तो फिर आपकी आंखें फटी रह जाएगी कि क्या क्या चीजें उस दौर में हुई थी। चलिए, इसके बाद में अगली बात हम करेंगे चौहान वंश पे।
चौहानों के एक महान शासक हुए पृथ्वीराज तृतीय नाम से। और उनके शासन में मतलब चौहानों का एक तो जो मूल क्षेत्र था वह अजमेर और दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र था। जब जो मोहम्मद गोरी था, वह लगातार अटैक कर रहा था भारत पर कब्जा करने के लिए, तब उसके सामने खड़ा था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने वैसे छोटे-मोटे युद्धों में कई बार मोहम्मद गोरी को परास्त किया, लेकिन तराइन का प्रथम युद्ध जो है इनके बीच में एक बड़े युद्ध के रूप में हुआ, जो कि 1191 में हुआ था। इस युद्ध में महमूद गौरी बहुत बुरी तरह से परास्त हुआ, घायल हुआ और वापस गौर प्रदेश की तरफ भाग गया जहां से वो आया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे गलती यह थी कि उसने भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया, न उनको कुछ खास नुकसान पहुंचाया, न बंदी बनाया, बस जाने दिया गया। ऐसे में वह गौर प्रदेश जाके और वापस 1 साल तक तैयारी करता है। इधर पृथ्वीराज चौहान अपने मस्ती में मस्त था कि क्या है, मैं तो पिछली बार भी जीत गया था, ये लोग मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे, वैसे वैसे वाले एटीट्यूड में था। लेकिन अगला अटैक और भीषण तरीके से हुआ, उसमें कुछ विश्वासघात भी हुए, कुछ छल किया गया और अंततः इस युद्ध में चौहानों की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान को मृत्यु दंड दे दिया गया। इसके बारे में अलग-अलग कहानियां प्रचलित है कि गौर प्रदेश ले जाके मृत्यु दंड दिया, उससे पहले इसने गौरी की हत्या कर दी। लेकिन कई बार आता है कि सिरसा के पास हरियाणा में इसे सैनिकों ने मार दिया था। और कई जगह वर्णन ये भी मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया गया था और वापस जो है अपने अजमेर पर शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया था। ये सब बातों में प्रामाणिकता आप खोज नहीं सकते, अलग-अलग मत है सबके, ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं। दिल्ली, अजमेर क्षेत्र पर चहमानों का चहमानों का अर्थ है आपके चौहान, है ना? चहमानों का शासन था। एक तो इनका पहले से ही गुजरात के जो चालुक्य थे उनसे और यूपी के जो गैडवाल थे उनसे मतभेद चल ही रहा था, संघर्ष चल ही रहा था। किसका? चौहानों का। चौहानों में भी विशेषता है पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है? इनका गुजरात के चालुक्य व यूपी के गढ़वालों से संघर्ष चल रहा था। इसी संघर्ष के बीच में अटैक होता है किसका? शमसुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है? पृथ्वीराज तृतीय के काल में अफगान शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1191 में तथा 1192 में आक्रमण किया। ये पहला यानी 93 वाला तराइन प्रथम हो जाएगा, ठीक है? तराइन प्रथम ने मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। तराइन प्रथम युद्ध में गौरी परास्त और तराइन द्वितीय में पृथ्वीराज परास्त। पृथ्वीराज कौन सा है? ये तृतीय है ना? पृथ्वीराज परास्त। इस युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति मारा गया था और पृथ्वीराज भी मारा गया। अलग-अलग वर्णन और भी मिलते हैं, जैसे चंद्रबरदाई का वर्णन यह है कि गौर प्रदेश में जाकर और जो है गोरी को शब्द भेदी बाण चलाकर मार दिया था, जिसमें सच्चाई का अंश ज्यादा दिखाई नहीं देता, क्योंकि गौर प्रदेश पर इस युद्ध के बाद में भी गौरी ने कई वर्षों तक शासन किया था। चलिए अब अगले बिंदु पे हम बात करेंगे। अगला बिंदु हमारा रहेगा चोल राज्य नजदीक से एक नजर। यानी अब हम चोल वंश से संबंधित विशिष्ट बात करेंगे। सिर्फ इसमें अब सारा का सारा जो है खिचड़ी नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक तो एक ही चैप्टर में सबको सम्मिलित कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने
सामान्य जानकारियां सबके बारे में देखी, इवन एनसीईआरटी में जितनी थी उससे कई गुना ज्यादा हमने देखी। ऐसा ही हम चोल वंश में भी करेंगे। चोलों के बारे में भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी देखेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी है उससे ज्यादा, क्योंकि दक्षिणी भारत के बारे में यदि देखें तो बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों को होती नहीं। चोल वंश अपने आप में कितना ज्यादा शक्तिशाली था, किस प्रकार से उसका प्रसार जो है विदेशों तक हुआ, मालदीव, श्रीलंका, मलेशिया ऐसे क्षेत्रों में किस प्रकार से चोलों का विस्तार हुआ, जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा, आप पहली बार जानेंगे। तो इन चीजों को भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला बिंदु हमारा यह है कि चोल राज्य नजदीक से एक नजर नजर लगानी है तो सबसे पहले आप मानचित्र को देख लीजिए। मानचित्र में यह जो आपको देखो परिवर्तनशील सीमाएं, यानी कि यहाँ पे जो आपको सीमाएं दिखाई दे रही है, लगभग लगभग यह जो क्षेत्र है यह चोल वंश के अधीन आता था, ठीक है। और यहाँ पे श्रीलंका को क्यों छोड़ दिया गया मुझे नहीं पता, क्योंकि श्रीलंका भी शामिल था, श्रीलंका को परास्त किया था, इवन उसकी राजधानी तक चेंज करके आ गया था। ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला क्षेत्र किसके अधीन था? चोलों के अधीन था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने योग्य कौन कौन से बिंदु है? यहाँ पे एक तो आपको ध्यान रखना है उरैयूर क्षेत्र का, ठीक है। दूसरा देखना है आपको मदुरई, तीसरा देखना है गंगई कोंड चोलपुरम, और चौथा देखना है यहाँ पे तंजावुर। आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पे शासकों ने किस प्रकार शुरुआती प्रसार किया था वो हम पढ़ेंगे। तो आपको यह सारे क्षेत्र ध्यान में होने चाहिए ताकि याद आसानी से रहे। यहाँ पे एक गंग क्षेत्र आता है, गंगावादी कह रहे हैं इसको, लेकिन गंग क्षेत्र कहा जाता है ये। साथ ही यहाँ पे कावेरी नदी को भी आपको देखना है, कावेरी डेल्टा, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। और दक्षिणी कलंग कहाँ पे है, वेंगी कहाँ पे है, इन सब चीजों को आपको देखते हुए फिर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहला बिंदु है इसमें उरैयूर से तंजावुर तक। उरैयूर से तंजावुर तक, यहाँ तक तो इसने एनसीईआरटी ने दिया है, लेकिन हम यहाँ पे उरैयूर से लेके ठेठ मलेशिया इंडोनेशिया तक बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले अगर हम एक मैं आपको डायग्राम सा बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देख, चोल जो थे, पहले तो अपने हमने पढ़ा था कि भाई संगम काल में चोल थे, चेर चोल और पांड्य, इनके बारे में तो पढ़ा हुआ ही था। वही चोल लंबे दौर तक अंधकार युग में जिए, यानी कि ये एक गांव के मुखिया से ज्यादा इनकी हैसियत नहीं थी, बहुत छोटे से क्षेत्र पर इनका हल्का फुल्का प्रभुत्व हुआ करता था, शासक जैसी कोई भी इनमें बात नहीं रही थी। लंबे दौर तक अंधकार युग में रहे, और इनका क्षेत्र कौन सा रहा था? वह था उरैयूर, ठीक है। चोल कहाँ पे रहा करते थे? उरैयूर। ये इनका क्षेत्र था उरैयूर, ठीक है। उरैयूर कहाँ पे? आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब उरैयूर के पास ही जस्ट बिल्कुल पास में आपको एक और क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वह है तंजावुर, ठीक है। तंजावुर को भी लिख लेते हैं, इसको आप तंजौर भी कह सकते हो, ठीक है। तंजावुर कहो चाहे तंजौर कह दो, एक ही बात है। ये क्षेत्र हो गया अपना तंजौर। इस तंजौर क्षेत्र पर एक वंश था मुटरियार, जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं होगा। मुटरियार, मुटरियार एक परिवार, मतलब मुटरियार जैसे अपने ये चोल है वैसे ही मुटरियार हुआ करते थे। मुटरियार वंश का यहाँ पर शासन था। यहाँ शासन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो सामंती रूप में या फिर सरदार के रूप में शासन कर रहे थे, ठीक है। यह मुटरियार कौन थे? मुटरियार अपने पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, ठीक है, मुटरियार वंश। और ये किसके सामंत थे? पल्लवों के, पल्लवों के सामंत, ठीक है। अब एक शासक हुआ चोलों का, वह था विजयालय, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम अभी, विजयालय। यदि इसका काल देखें आप तो 850 से 875, यानी 9वीं सदी के उत्तरार्ध की बात है ये। इस विजयालय ने तंजौर को जीत लिया, ठीक है। तंजौर में किसका शासन था? मुटरियारों का। इसको जीत कर जो है उरैयूर में इसको, मतलब भाई विजयालय का अधिकार हो गया तंजार पर, और मुटरियार वंश जो कि पल्लवों के सामंत थे उन्हें इसने पराजित कर दिया, ठीक है। चलिए, विजयालय ने क्या किया? तंजौर को जीता और राजधानी बना लिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो अपना हो गया कि तंजौर को चोलों की राजधानी किसने बनाया? तो वह किसने बनाया? अपने
विजयालय ने। विजयालय कौन सी शताब्दी का है यह याद रखना है, एग्जैक्टली जो मैं आपको लिखा रहा हूँ संख्या, यह याद रखने की जरूरत है नहीं ज्यादा, ठीक है। 850 से 875 के बीच का काल है, मोटा मोटी काल है इसमें। प्राचीन काल में आपको या फिर मध्य युग के आरंभिक युग में बहुत ज्यादा जो है तिथियां बहुत ही लिमिटेड है, तिथियां बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। चलिए, विजयालय का पुत्र हुआ एक, नाम था उसका आदित्य प्रथम। यह आदित्य प्रथम पहला था शासक जिसने चोलों की स्वतंत्रता की स्थापना की, ठीक है। पहले चोल स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि सामंतों को परास्त किया तो खुद भी सामंत की तरह ही हुए। जब वो पल्लवों को परास्त कर देंगे तब उनकी स्वतंत्रता मानी जाएगी। ऐसा किसने किया? आदित्य ने, ठीक है। इसने चोलों की स्वतंत्रता स्थापित की। कैसे की? तो इसने चोलों को परास्त किया, अरे सॉरी, पल्लवों को परास्त किया, पल्लवों को परास्त किया, ठीक है। यहां तक बात हो गई अपने आदित्य प्रथम तक। इस आदित्य प्रथम के बाद में दोस्तों एक शासक हुआ जिसका नाम आता है अपने परांतक। यदि आप एनसीईआरटी सामने लेके बैठे हो तो ये आपके पास में है नहीं जानकारी, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे शासक हुए, हम पहले 3 की बात कर लेते हैं और बीच के 2 की बात कर लेंगे, बस इतनी, ठीक है। इसके बाद में शासक हुए अपने परांतक प्रथम। इन्होंने क्या किया? पांड्यों से मदुरई छीन लिया। ये मदुरई मैंने अभी बताया था ना, आप याद रखिएगा। अब तक आपके कौन कौन से जो नगर है वह काम आ चुके हैं? एक तो ओरैयूर, एक तंजावुर और एक मदुरई। मदुरई अभी अपन पढ़ेंगे। परांतक ने क्या किया? पांड्यों से मदुरई छीन लिया, पांड्यों से मदुरई छीन लिया। इसने जब मदुरई छीना था पांड्यों से, इस टाइम में सिंघल सेना भी, सिंघल सेना पांड्यों के साथ थी, ठीक है। तो मतलब सिंघल और पांड्यों को मिश्रित रूप से इन्होंने पराजित किया था। किसने? परांतक ने। यहां से इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, ठीक है। अब आगे जो आप शासक पढ़ने वाले हैं, उन्होंने जो आतंक मचाया, मतलब अपना जो साम्राज्य विस्तार किया उस दौर में, वह जबरदस्त था। पहला शासक आता है इसमें राजराज प्रथम और दूसरा आता है राजेंद्र प्रथम। चलिए बात करते हैं इस पर, अगली स्लाइड पूरी लग जाएगी इनके लिए। चलिए पहले हम पढ़ते हैं राजराज के बारे में। अभी राजराज परांतक प्रथम का नहीं, परांतक द्वितीय का बेटा था, जिसे सुंदर चोल के रूप में जानते हैं। इसके बीच में बहुत सारे और भी शासक आए, 3-4, उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। वह 31 साल फिर से जो है अयोग्य शासकों का युग था, बहुत ज्यादा उसमें जो है कार्य नहीं हुए थे। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे अभी राजराज प्रथम। इस राजराज प्रथम को अरिमोली वर्मन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरिमोली वर्मन। इनका यदि शासनकाल यदि हम देखें तो 985 ईस्वी से अपने 1015 ईस्वी तक इनका शासन रहा। किसका? राजराज प्रथम का। चलिए अब आगे महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में शुरू होती है। इनका जो साम्राज्य विस्तार था वह अपने आप में एक इनकी यूनिक बात थी कि किस प्रकार से उन्होंने एक छोटे से जो 2-3 नगरों वाला इसका राज्य था उसको साम्राज्य में कैसे परिवर्तित किया। चलिए सबसे पहले हम बात करें तो इसने क्या किया, हम शॉर्ट में सारी बातें लिख लेते हैं। केरल पर अपना अधिकार किया। केरल में किसका शासन था उस वक्त? केरल के रवि वर्मा को परास्त किया, रवि वर्मा को परास्त किया। चलिए केरल हो गया। अब केरल के बाद में बारी आई है इनकी पांड्यों की। पांड्य जो है बीच के जो अयोग्य शासक आए हुए थे उस दौर में, उन्होंने वापस शक्ति का संगठन कर लिया था, तो इन्होंने पांड्यों को भी फिर से परास्त किया। पांड्य शासक थे उस वक्त अमर भुजंग, अमर भुजंग को परास्त किया। और मदुरई पर, ठीक है, मदुरई पर
अधिकार। चलिए यहां तक बात होगी। इसके बाद में अगला नंबर आया अपने केरल के जस्ट नीचे सिंघल। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था सिंघलों ने किसका साथ दिया था, पांड्यों का। तो पांड्यों का साथ बार बार देने की वजह से सिंघल यानी कि श्रीलंका, सिंघल किसे कहते हैं, श्रीलंका, यह भी राजराज प्रथम की नजर में आ चुका था कि भाई चलो इसको भी बढ़िया से पीट के आते हैं। सिंघल में इस वक्त शासन हुआ करता था महेंद्र पंचम का। किसका, महेंद्र पंचम। इसने हमेशा से किसका, केरल के रवि वर्मा का भी साथ दिया था और पांड्यों में अमर भुजंग का फिर से साथ दिया था। इस वजह से इसको परास्त किया गया। और सिंघल में इसने उत्तरी सिंघल जीता, यानी कि जो श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र है वह जीता। और इसकी राजधानी उस वक्त हुआ करती थी अनुराधापुर। राजधानी अनुराधापुर नष्ट की तथा पेल्लोनरूव, पेल्लोनरूव नवीन राजधानी बनाई, नवीन राजधानी बनाई। और ये जो पेल्लोनरूव राजधानी थी इसको एक नया नाम दिया और वह नाम था अपने जननाथ मंगलम। ठीक है, इसे क्या नाम दिया, जननाथ मंगलम। यह नवीन राजधानी इसने वहां पे स्थापित की। और कौन कौन से क्षेत्र इसने जीते, तो एक तो गंग प्रदेश जीता। इस गंग प्रदेश से आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है कि गंगा घाटी प्रदेश, नहीं, गंगा घाटी प्रदेश राजेंद्र प्रथम आएगा, वह गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना भी करेगा, जस्ट आ गई। गंग प्रदेश का मतलब था एक गंग वंश था, कर्नाटक में शासन करा करता था, उस क्षेत्र को इसने परास्त किया। ठीक है, यानी वहां पे उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, गंग प्रदेश जीता। कल्याणी व वेंगी के चालुक्यों को हराया। चालुक्यों की दो शाखा थी ना, एक तो कल्याणी और एक वेंगी, इन दोनों को इसने परास्त किया। और क्या क्या जीता इसने, कलिंग को जीता। ऐसा लगता सब कुछ ही जीत लिया इसने, कलिंग जीता। और जब यहां से भी मन नहीं भरा तो यह कहाँ गया, मालदीव, मालदीव को भी जीत लिया। ठीक है, तो इतना सारा क्षेत्र इस राजराज प्रथम के अधिकार में आ चुका। इस राजराज का ही पुत्र हुआ अपने राजेंद्र प्रथम। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। क्या नाम था इसका, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का यदि काल हम देखें तो 1015 से 1044 ईस्वी तक का है। 1015 से 1044 ईस्वी। ठीक है, किसका उत्तराधिकारी है ये, राजराज प्रथम का ही। इसने क्या किया कि इस राजराज प्रथम से भी एक कदम आगे बढ़ के संपूर्ण सिंघल को जीत लिया। संपूर्ण सिंघल को जीता, संपूर्ण सिंघल यानी कि पूरा श्रीलंका जीत लिया। उत्तर भारत में भी उसने गंगा घाटी तक अपनी सेनाएं भेजी, गंगा घाटी तक सेनाएं भेजी। और अपनी जो राजधानी थी उसके पास ही गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की। गंगईकोंड तो, एक मिनट थोड़ा ढंग से देख लिख लेते हैं इसको। जीता, और जीतने के बाद क्या किया इसने, गंगईकोंड चोलपुरम नगर बसाया, नगर बसाया। ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम। अब इसमें देखो, यहाँ पे एक वर्ड आपको बार बार दक्षिण में आप जब भी जाएंगे कोंड शब्द आपको दिखाई देगा। कोंड का अर्थ होता है दोस्तों विजेता। जो तमिल में कोंड का कोंड शब्द है उसका हिंदी में अर्थ हो जाता है विजेता, यानी कि वह व्यक्ति जिसने गंगा को जीतने वाला चोल जो है उसकी याद में गंगईकोंड चोलपुरम, यानी कि मैंने गंगा को जीता है
और गंगा को जीतने वाला चोल मैं हूँ और इसलिए मैं इस नगर की स्थापना कर रहा हूँ। ऐसी भावना के साथ यह, ऐसे ही जैसे किसी ने मदुरई को जीत लिया तो मदुरई कोंड नगर बसा देता था, या फिर खुद की उपाधि ले लेता था कि मदुरई कोंड। इस टाइप की उपाधियां वहां पे आप दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ोगे तो बहुत सारी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसने और कौन कौन सा, यह बंदा पूरा इंटरनेशनल हो चुका था उस वक्त। मलेशिया को जीता, जावा को जीता और सुमात्रा को जीता। और इन दोनों ने ही सुमात्रा को जीता। राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम इन दोनों ने ही चाइना तक अपने जो है दूतावास स्थापित किए थे, वहां तक अपने राजदूत भेजे थे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा अगर ऐसा लिखेंगे तो। ठीक है, अपने चोल वंश के बारे में जितनी आवश्यकता थी एनसीईआरटी में उससे भी ज्यादा हम बात कर चुके हैं। आगे हम बात कर लेते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। भव्य मंदिरों में हम दो मंदिरों पे बात करेंगे मोटा मोटी। अब थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हम जरूर लिख लेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो एक मंदिर है बृहदेश्वर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह तो यह स्थित है अपने तंजौर में। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा मंदिर है यह। और इस मंदिर मंदिर का जो निर्माण करता था वह था अपने राजराज प्रथम। ठीक है, और दूसरा मंदिर है अपने गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? वही बंदा क्या बनाएगा? मंदिर, यानी कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा यह मंदिर बनाया गया। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम। दोस्तों यह जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना, यह चित्र अपने गंगईकोंड चोलपुरम का है। यदि हकीकत की बात की जाए तो गंगईकोंड चोलपुरम वाला जो यह मंदिर था बृहदेश्वर, मतलब इसे भी बृहदेश्वर नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये दोनों ही, फर्क ये है कि यह गंगईकोंड चोलपुरम में और वह तंजौर में। तो तंजौर का बृहदेश्वर और इसे कहते हैं गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर। यह मंदिर कभी पूर्ण नहीं हो पाया था, यह अपने आप में एक अधूरा मंदिर है। इस राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता की नकल करने की कोशिश की थी और उससे भी बड़ा मंदिर बनाने की कोशिश की थी, जिसमें यह सफल नहीं हो पाया था। तो यह उस मंदिर का फोटो है। मुझे यह ताज्जुब की बात लग रही है कि जब इन्हें मंदिर का फोटो देना ही था एनसीईआरटी वालों को, तो यह बृहदेश्वर मंदिर का फोटो क्यों नहीं दे दिए? बहुत अच्छा, बहुत ही विस्तृत मंदिर है, इतना बड़ा, मतलब आप देखेंगे तो चकित हो जाएंगे देख के, इतना विशाल मंदिर है। और उस विशाल मंदिर में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उसका जो शिखर होता है ना, तो इसका भी है, इन शिखर पे कई, मतलब टन का एक पत्थर वहां पे रखा हुआ है। बहुत बड़ा भारी पत्थर जो कि अलग से लाके रखा गया। वह रखने की भी अपने आप में विधियां हुआ करती थी, वह विधि क्या है, वह सब बातें हम डिटेल में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा और गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अगर दक्षिण भारत की स्थापत्य से क्वेश्चन आता है तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए। अब मंदिर अपने आप में क्या होता था कि भाई मंदिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूजा पाठ का स्थल था। मंदिर के इर्द गिर्द पूरा जो नगर था वह घूमता था। मंदिर से ही नगर की अर्थव्यवस्था निर्धारित होती थी। मंदिर के आसपास शिल्पी रहा करते थे, मंदिर के आसपास माला बनाने वाले लोग रहते थे, नर्तक, संगीतकार, स्थापत्य शिल्पी, इस प्रकार के, या फिर मूर्तिकार, ये सारे लोग मंदिर से इनकी जो है अपने जीविका चलती थी। इस वजह से मंदिर जो है नगरों के केंद्र बनने लगे। नगर के केंद्र में सबसे ज्यादा, मतलब उसका जो महत्व वाली वस्तु थी वह मंदिर के रूप में पहचानी जाने लगी। ये बातें वैसे लिखने की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मंदिर आसपास के क्षेत्रों में, या फिर आसपास के नगरों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए केंद्र थे। क्या थे? केंद्र। यहाँ शिल्पकार, मालाकार यानी माला बनाने वाले, बावर्ची,
संगीतकार, नर्तक, आदि रहने लगे। ठीक है, क्योंकि जहां पे रोजगार मिलेगा वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे, ये दिखती सी बात है। साथ ही शासकों ने क्या किया, शासकों ने इन मंदिरों की देख रेख हेतु भूमि अनुदान दिए। वो भूमि अनुदान से क्या हुआ, वहां से जो आय इन्हें प्राप्त होती थी उस आय से ये मंदिरों के विकास के लिए कार्य कर लेते थे। साथ ही जो आसपास के क्षेत्र थे वहां पे शिल्प वगैरह या फिर जो भी मतलब पानी की व्यवस्था हो या फिर मंदिर अपने आप में केंद्र के रूप में स्थापित हो गए थे, क्योंकि इनके पास जो है वित्त की व्यवस्था भी हो जाती थी। आगे एक बात हम लिख लेते हैं कि भाई जो चोल कालीन थी कांस्य मूर्ति कला, चोल कालीन कांस्य मूर्ति कला संसार में सर्वोत्कृष्ट। ठीक है, अब सर्वोत्कृष्ट था तो इसके केंद्र कौन कौन से थे, तीन मुख्य केंद्र हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो तंजौरी हो जाएगा जो कि राजधानी नगर था, और दूसरा हो जाएगा अपने राजेंद्र प्रथम द्वारा जो नगर बसाया गया गंगई कोंड चोलपुरम। तो आपको बहुत आसानी से याद रह जाएगा कि उत्तर भारत में अभियान करने वाला चोल शासक कौन था, राजेंद्र प्रथम। क्यों, क्योंकि उसने नगर भी कौन सा स्थापित किया है, गंगई कोंड चोलपुरम, यानी गंगा घाटी तक अपनी सेना भेज के उसकी विजित करने वाला चोल। ठीक है, गंगई कोंड चोलपुरम। और तीसरा जो है वह लिख लेते हैं हम अर्काट। ये अपने कांस्य मूर्ति कला के मुख्य क्षेत्र थे। ठीक है, चलिए इसके अलावा तो यहाँ पे एक आपको मूर्ति दे रखी है, ये कांस्य मूर्ति है नटराज शिव की। चलिए अगले बिंदु पे हम बात करते हैं। अगला बिंदु हमारा रहेगा कृषि व सिंचाई। इसमें भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ये है कि यह चावल उत्पादन का क्षेत्र था, और चावल उत्पादन के पीछे रीजन ये था कि यहाँ पे जो नदी डेल्टा थे वहां पे चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता था, क्योंकि वहां पे जल की उपलब्धता बड़ी मात्रा में होती थी। साथ ही नहरें भी उन नदियों से निकाली गई जिससे कि अधिक जो है क्षेत्रों तक पानी पहुंच पाए। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं नदी जल की उपलब्धता की। दूसरी बात यदि हम लिखें तो नदी की शाखाओं से, नदी की शाखाओं से चावल की खेती हेतु अनुकूल परिस्थितियां। अगला बिंदु यदि हम लिखें इसमें, तो नहरों का भी निर्माण हुआ, नहरों का भी निर्माण हुआ, और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पे जल की जो है जल को वेस्ट करने पे पाबंदी थी कि वे जल जो है पानी खराब नहीं होना चाहिए। तो ये जब नदी डेल्टाई क्षेत्र थे वहां से ऐसा नहीं कि बाढ़ आ जाए या फिर वहां का पानी व्यर्थ चला जाए, तो इससे उन्होंने तटबंधों का निर्माण भी शुरू किया। ठीक है, नदी डेल्टा में, नदी डेल्टा में तटबंधों का निर्माण किया। ये तटबंध और नदी डेल्टा क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपन मैप में, मैं आपको बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे आपके। यहाँ पे दोस्तों आपको यदि आप थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन में देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे ये नदी है, कृष्णा नदी यहाँ से जा रही है, और यहाँ
यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी नदी होती है वह ऐसे ऐसे चलते चलते जैसे ही सागर में गिरने वाली होती है, सागर में गिरने से पहले वह बहुत सारी ऐसे शाखाओं में बंट जाती है, और इन शाखाओं के बीच वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, नदी डेल्टा। मतलब ये क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ऐसे इनका बंटना, यह नदी डेल्टा कहलाता है। और इन इस डेल्टा में पाई जाने वाली जमीन उपजाऊ होती है और चावल की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, यही नदी डेल्टा होता है। चलिए आगे हम साम्राज्य के प्रशासन की बात कर लेते हैं, यह अंतिम बिंदु रहेगा हमारा, और इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना भी ज्यादा रहती है। चलिए साम्राज्य के प्रशासन पे बात करें। प्रशासन पे बात करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं, मैप क्या सॉरी डायग्राम बना लेते हैं। उस डायग्राम से समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए इसमें अपन लाइनें खींच लेते हैं अपने, एक, दो, तीन, साम्राज्य हो गए, मंडल, कोट्टम और नाडु। ठीक है, चलिए इसमें हम साम्राज्य का जो प्रशासन का स्तरीकरण था उस पर बात कर लेंगे। देखिए सबसे ऊपर आ जाएगा अपने, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, साम्राज्य। साम्राज्य यानी कि जो राजा है, या फिर राजा यानी कि सम्राट, या फिर जो भी आप माने कि जो सर्वे सर्वा है, जो केंद्रीय राजा है वह, ठीक है, उसका अपना साम्राज्य। साम्राज्य को बांटा जाता था दोस्तों मंडलों के रूप में। किसके रूप में, मंडलों के रूप में। मंडल आप एक तरह से आज के दौर के प्रांत मान सकते हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ये सारे लिख के फिर आपको उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ कि कौन सा क्या माने आप। फिर इनके नीचे आ जाते थे अपने कोट्टम। कोट्टम को आप मान सकते हो संभाग के रूप में। और फिर आते थे अपने नाडु। नाडु को आप मान सकते हो जिले के रूप में। जिले के अंदर दो प्रकार की चीजें होती है, एक होते हैं अपने नगर और दूसरे होते हैं ग्राम। ठीक है, और इन ग्रामों का समूह क्या कहलाता था, तो वह कहलाता था अपने कुर्रम। ठीक है, कुर्रम क्या होते थे, ग्राम समूह। फिर बहुत ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं कुछ, और एनसीईआरटी में जो दे रखी है वह ज्यादा करेंगे। यह एनसीईआरटी से इतर में आप बात लेकर आया, इससे क्या है कि समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे ये मान लो कि चोल राज्य है, उसको अपन भारत के रूप में मान ले, तो ये अपने हो गया पूरा भारत। फिर ये हो गए अपने राज्य, राज्य यानी कि मंडल। ठीक है, फिर राज्यों में हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान को कई संभागों में बांटा गया है। तो कोट्टम क्या हो जाएगा अपने संभाग, और नाडु क्या हो जाएगा जिला। और जिलों के अंदर क्या होते हैं, ग्राम भी होते हैं, नगर भी होते हैं। नगरीय प्रशासन अलग होता था, ग्रामीण प्रशासन अलग होता था। अब अगली बात करें तो यहाँ पे कुर्रम यानी कि गांवों का जो समूह है वह क्या कहलाता था, कुर्रम। क्लियर, यानी कि तहसील जो होती है उसे आप कुर्रम मान सकते हैं। पीछे कुछ अपने रह तो नहीं गया ना, यहाँ पे हमने बात कर ली थी, ठीक है। चलिए सही है। तो ये कुछ इस प्रकार से प्रशासन का वर्गीकरण था। यहाँ पे राजा खुद शासन करेगा, यानी कि राजा सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च न्यायाधीश भी है। उसके बाद में प्रांतपतियों की नियुक्ति करेगा, फिर उसको संभागों में बांट के संभागीय अधिकारियों की नियुक्ति होगी, फिर नाडु जिला होंगे, जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति, फिर ग्राम स्तर पर और नगर स्तर पर। ठीक है, चलिए इसके बारे में यदि हम और कुछ बातें करें तो इसमें लिख सकते हैं कि भाई जो किसानों की बस्तियां थी वह क्या कहलाती थी, पुर। किसानों की बस्तियां किस नाम से जानी जाती थी, उर नाम से। ठीक है, अब ये उर जो थे ये अपने आप में समृद्ध हुआ करते थे। समृद्ध थे, समृद्ध थे तभी चोल शासन इतना उत्कृष्टता पे पहुंच पाया, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी। समृद्ध क्यों थे, क्योंकि इनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध थे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी, तो उर कहलाती थी। चलिए अगला बिंदु हम लिखें तो इनके बारे में हम पिछली क्लास में भी बात कर चुके हैं, वेल्लाल। वेल्लाल शक्तिशाली थे,
शक्तिशाली थे। वेलाल हमने बात की थी, क्या थे ये अपने जो भूमिपति वर्ग था वह वेलाल कहलाता था। ठीक है, दक्षिण भूस्वामियों को क्या कहते हैं? वेलाल। यदि आपने नहीं देखा तो पिछली क्लास के लेक्चर्स आप देखिएगा, आपको यह बात समझ आ जाएगी। इन्हें राजा कुछ उपाधियां भी दिया करते थे, वह उपाधियां कौन सी थी वह हम देख लेते हैं। मूवेंद, वेलन और अरैयार। अरैयार का अर्थ होता है प्रधान और मूवेंद वेलन का अर्थ होता है तीन राज्यों का, तीन शासकों का सेवक, है ना, तीन शासकों का सेवक। यानी कि जो लंबे समय से वेलाल इनके चोलों के स्वामी भक्त थे, उनको कि भाई आपने हमारी तीन पीढ़ियों से सेवा की है, तो उन्हें मूवेंद वेलन नामक उपाधि दे दी जाती थी। यदि आप सिक्स क्लास में पढ़े थे तो आपको याद होगा हमने मूवेंदार शब्द पढ़ा था। यह मूवेंदार शब्द संगम कालीन साहित्य में मिलता है, जो कि चेर, चोल और पांड्यों के लिए उपयुक्त जो है प्रयुक्त किया गया शब्द था। चलिए, मूवेंद वेलन और अरैयार। बाकी दोस्तों, जो दक्षिण भारत था उसमें हमने देखा कि ब्राह्मणों को बहुत सारी जमीन अनुदान के रूप में मिलती थी। दक्षिण भारत में बहुत सी ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। ठीक है, चलिए अगले बिंदु में हम बात करेंगे इसी मतलब साम्राज्य और प्रशासन का ही अगला बिंदु रहेगा हमारा, अभिलेख से लिखित सामग्री। इससे हम साम्राज्य को और अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो सारी जानकारी है ये उत्तर मेरूर अभिलेख है, वहां से प्राप्त होती है हमें। और उत्तर मेरूर अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह तमिलनाडु से प्राप्त होता है। तमिलनाडु का भी हम जिला देखें तो चिंगलपुत जिले से। ठीक है, तमिलनाडु के चिंगलपुत जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख से जानकारी, है ना। ये जो जानकारी हम पढ़ेंगे यह किससे है? उत्तर मेरूर अभिलेख से है। और उत्तर मेरूर अभिलेख कहाँ से मिला है? तमिलनाडु के चिंगलपुत से। किससे संबंध है इसका? तो चोल वंश से संबंध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा वर्णन है, इसके साथ ही हम और भी चीजें देखेंगे। चलो ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, यानी यहाँ पे एक सभा की बात की गई है कि सभा का सदस्य कौन हो सकता था। उस सदस्य चुनने की जो विधि थी वह मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो चलो पहले समझा ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। सभा का सदस्य चुनने के लिए क्या करते थे ये लोग कि ताड़ पत्रों पर नाम लिख देते थे सदस्यों के। पहले ये इनकी सदस्यता की कुछ जो है शर्तें होती थी कि इसी प्रकार का व्यक्ति सदस्य बन सकता है। फिर उनके नाम लिख दिए जाते, मिट्टी के बर्तन में डाल दिए जाते, एक बच्चे को बुलाया जाता और वह बच्चा उसमें से रैंडमली टोकन निकालता, जैसे अपने कूपन होते हैं ना, कूपन खुलते हैं उस टाइप से, तो लॉटरी जो खुलती है उस टाइप का सिस्टम था। लॉटरी सिस्टम से इन्हें जो है सभा की सदस्यता और सभा की जो है नेतृत्व प्रदान किया जाता था। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसको। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए और वेदों का ज्ञान होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी भी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब कि कोई सदस्य भी उस समिति में पहले से नहीं होना चाहिए, ऐसा भी हुआ करता था। ये समिति की सदस्यता ऐसी क्या है? ये सभाएं बनाई जाती थी जो कि ग्रामों पर शासन करने का काम करती थी। यह आरंभिक के गणतंत्र की आपको थोड़ी झलक मिल रही होगी, तो स्थानीय स्वशासन की झलक इसमें मिल रही है। चोल वंश के ग्राम थे, वह ग्राम स्वशासन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए याद रखें। अभिलेख में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। इसके बारे में 12वीं शताब्दी की एक कृति है कैरी पुराण। इससे एक उदाहरण से पता चलता है कि अडूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से पड़ा लाया। लाया किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे मैं इसीलिए
पढ़ रहा हूँ तो यहाँ से कुछ वर्ड आपके सामने आएंगे। पहला वर्ड आपके सामने आया है लाया। लाया क्या है? ऐसा समूह, ऐसा समूह जिससे ब्राह्मण और महिलाएं समाज से बाहर मानते थे, यानी एक तरह से अछूत थे। कौन? लाया। लाया लोगों का एक छोटा सा पुरवा रहता था, यानी कि पुलावों का जो क्षेत्र था वह क्या कहलाता था? पुरवा। इसमें बहुत किस्म के पेशों में लगे खेती में मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टी से घिरे हुए झोंपड़ियों के हाथों में बड़े घूमते थे, गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन, मतलब इनको जो लोहे के आभूषण पहनने की छूट थी। और बाकी इसका का वर्णन है और ज्यादा कुछ नहीं। और पुलैयार किसे कहते हैं? पुलैया का बहुवचन हो जाता है पुलैयार। लहरेदार बालों वाले स्त्रियों के गाने की आवाज रोजना कांजी वृक्ष की छाया कहती थी। मतलब इसमें वर्णन है एक पुलैया बस्ती के बारे में वर्णन इस अभिलेख में आपको या इस पुस्तक में हमें मिलता है, जो कि हमने इस पैराग्राफ के जरिए देखा। ठीक है। और दोस्तों यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है, लेकिन हम जैसे हर बार एनसीईआरटी क्लास में संस्कृत विषय के बारे में भी कुछ जानकारी दे रखी होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, मैं आपके लिए लेकर जाता हूँ। वंश के युग का एक चीन का वर्णन है। चीन में किस वंश का शासन था? तांग वंश का। तांग वंश दोस्तों इसलिए है कि एक बार क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले विश्व में जो है अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एग्जाम पैटर्न पे नियुक्ति से मतलब कहाँ से की जानी शुरू हुई, तो वह चीन से हुई थी। ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसका। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ। लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के पाया जाया करते थे। तांग साम्राज्य की थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हुई होगी, लेकिन ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको सही आवाज आ रही होगी। तो तांग वंश के बारे में हम देख रहे थे। तांग वंश में हमने बात की कि यहाँ पे एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, और तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। और तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा जो है प्रशासित होता था। परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। मतलब आप सोच के देखिए, मोटा मोटी 1000 सालों तक यह व्यवस्था चाइना के अंदर रही थी। ठीक है। और मेरे हिसाब से आवाज डिस्टर्ब हुई है आपकी 2 से 3 मिनट के लिए, तो मैं पीछे की चीजें वापस से थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था साम्राज्य का प्रशासन। इस प्रशासन में हमने बात की थी 5 वर्गों की। साम्राज्य, मंडल, कोट्टम, नाडु और कुर्रम। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आवाज सही आ ही रही होगी। किसानों की बस्तियों को उर कहते थे। वेलाल शक्तिशाली हुआ करते थे, उन्हें मुवेंद वेलन और उरैयार की उपाधि दी जाती थी। और दक्षिण भारत में बहुत सी ब्राह्मण बस्तियां भी अस्तित्व में आई थी। इसके बाद में हमने पढ़ा था इस पूरे अभिलेख को। यह अभिलेख तमिलनाडु के चिंगलपुत्त जिले के उत्तर मेरेरू जो है अभिलेख का पूरा वर्णन है। इसके अंदर जो है सभा की सदस्यता के बारे में बात की गई है। ये सभाएं ग्रामों पर शासन का कार्य किया करती थी। साथ ही हमने यहाँ बात की पुलाया। पुलाया जो है ऐसे लोगों का समूह था जो ब्राह्मण और वेलाल जिन्हें समाज से बाहर मानते थे। यानी कि आप मान सकते हैं यह किस वर्ण के थे? शूद्र वर्ण की बात की जा रही है। और पुलैया का ही बहुवचन क्या हो गया था? जो है पुलैयार। और साथ ही हमने देखा कि इनका जो क्षेत्र था जहाँ ये रहते थे वह कहलाता था पुरुआ। इनका कस्बा क्या कहलाता था? पुरुआ। फिर हमने बात की तांग वंश के बारे में। तांग वंश चाइना में स्थापित हुआ था, और इसके दौर में 7वीं से 10वीं सदी तक यह रहा था। और इसके काल में जो है चाइना में एग्जाम पैटर्न पे अधिकारियों की नियुक्ति की जानी शुरू हुई। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस को। चोल काल में वेट्टी शब्द प्रयुक्त होता था। वेट्टी क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। कर जो नकद राशि के रूप में वसूला जाता था? बिल्कुल नहीं। कर जो जबरन श्रम के रूप में वसूला जाता था? बिल्कुल सही। ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें हम। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण
किस चोल शासक के द्वारा किया गया? विजयालय, राजकुमार प्रथम, राजराज प्रथम और परांतक प्रथम। तो हमने बहुत अच्छे से देखा था, राजराज प्रथम के द्वारा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। साथ ही हमने एक और मंदिर पढ़ा था, गंगईकोंड चोलपुरम। यहाँ का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा निर्मित था? तो यह था अपने राजेंद्र प्रथम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है, व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। बिल्कुल सही बात है। चोल काल में जो व्यापारियों के संघ थे वह क्या कहलाते थे? नगरम। और यह शहर के अंदर के प्रशासनिक कार्य भी किया करते थे। यदि हमने वहां पे कहीं पे मिस किया ये चीज तो ये आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। चोल काल में स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। यह जानकारी भी बिल्कुल सही है, मतलब कि एक और दो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ये चीज आप देख लेना, हमने शायद ये लाइन मिस की है इस चैप्टर के अंदर। वैसे सामान्यतः ऐसी जानकारी मिस नहीं करता मैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया है तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और थोड़ी सी जो आवाज डिस्टर्ब हुई है वो चार्जिंग की वजह से थोड़ा दिक्कत आ गया था, टेक्निकल ग्लिच। कोई बात नहीं, हम अगली बार से इसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।